और ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। आज हम हिस्ट्री की थर्ड पार्ट लेकर आए हैं क्वेश्चंस की वीडियोस। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है इसके अंदर एकलव्य कौन था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एकलव्य का आंसर। तो एकलव्य क्या था, एक निषाद नामक जनजाति से संबंधित युवक था। महाभारत में इसका संबंध जो था वो द्रोणाचार्य के साथ था। बाकी तो मैं इसे समझा ही चुकी हूँ, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, देन आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चक्र कौन था। घटोत्कच जो था वो दूसरे पांडव भीम और राक्षसी महिला हिडिंबा की संतान थी। हिडिंबा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी और वह भीम के प्रति आस्तक हो गई और ये युधिष्ठिर से प्रार्थना था का भी वह उसी विवाह करना चाहती थी। उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि वो उससे विवाह करना चाहती है। उसने वायदा किया कि वह स्वेच्छा से पांडवों को छोड़कर चली जाएगी और घटोत्कच की मां बनने के बाद उसने पुत्र सहित अपने वादे के अनुसार पांडवों को छोड़ दिया। और घटोत्कच ने अपने पिता भीम अन्य पांडवों को ये बताया कि जब वह भी उसे बुलाएंगे तो उनके पास आ जाएगी। तो घटोत्कच कौन था, किसका, राक्षसी महिला हिडिंबा की संतान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अश्वमेघ का अर्थ क्या है। अश्वमेघ, अश्व मतलब घोड़ा, मेघ मतलब बादल, अर्थात बादल रूपी घोड़ा। जिस प्रकार बादल वायुमंडल में स्वेच्छा से विचरण करता है उसी प्रकार अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा से ही कहीं भी घूमता दौड़ता रहता है। अश्वमेघ प्राचीन काल में एक यज्ञ के विशेष नाम था और जिसमें घोड़े के माथे पर एक जयपत्र बांधा जाता था, उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था। शक्तिशाली प्रतापी राजाओं द्वारा ये कार्य किया जाता था। घोड़ों को ये यहाँ दौड़कर वापस आने का अर्थ था कि राजा निर्विरोध शासक स्थापित होना। यदि कोई घोड़े को पकड़ लेता था तो उस घोड़े को स्वामी राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो अश्वमेघ क्या थे, कौन से घोड़े थे, जो स्वच्छता से चलते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्राचीन शहर राजगीर के बारे में कुछ तथ्यों का उल्लेख कीजिए। राजगीर क्या था, मगध राज्य की एक महत्वपूर्ण राजधानी थी। राजगीर पहली राजधानी क्या थी, राजगीर, जिसे राजगाह भी कहा जाता था। प्राकृतिक शब्द में जिसका शाब्दिक अर्थ था राजा का घर। बाद में क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी। आंसर लिख लीजिएगा। नालंदा क्या था, नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसमें चीनी यात्री हैंसांग ने इसके संबंध में लिखा था और 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। बिल्कुल हमारा जो ये बहुत पुराना विश्वविद्यालय था, जिसके बारे में शायद ही हमें कहीं कहीं पढ़ने के लिए मिलता है। खाने पीने और अन्य खर्च के राज्य पे 200 गांव दिए थे और इसमें भू राजस्व के सारा खर्च चलता था। विश्वविद्यालय के अध्ययन में अपने देश के अलावा विदेशों से छात्र आते थे और इसमें प्रवेश पाना सरलता था। विश्वविद्यालय में पढ़े हुए छात्र समाज राज दरबारों में सम्मान के पात्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मौर्य कालीन के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मौर्य कालीन के प्रमुख स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। क्या कि मैगजीन यानी कि मैगजीन द्वारा जो इंडिका लिखी गई थी उसके द्वारा हमें मौर्य व्यवस्था के बारे में पता चलता है, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। कौटिल्य यानी कि जो आपका चाणक्य था, उसने अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसके बारे में जिससे मौर्य के बारे में पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कैसा था। विशाखा दत्त मुद्राक्ष जो मुद्रा मुद्रा राक्षस था, इसके ग्रंथ से हमें नंद के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त और द्वारा नाश जो हुआ था उसके बारे में पता चलता है। जैन और बौद्ध धर्म साहित्य जिनसे हमें पता चलता है। राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, अशोक के शिलालेखों से हमें पता चलता है, बहुत सारे स्थानों के बारे में, धर्म के बारे में। नेक्स्ट आता है गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गांधार कला बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इसकी और माना भी गया है। महायान बौद्ध धर्म के उदय में के साथ गांधार कला का भी उदय हुआ। इसका विकास गांधार क्षेत्र अविभाजित भारत पश्चिम उत्तर में, अविभाजित भारत इसलिए बोला गया था, उस टाइम पे विभाजित नहीं हुआ था भारत, दैट्स वाई। इस पर यूनानी कला शैली का प्रभाव। इस कला में पहली बार बोधिसत्व मानवाकार मूर्ति विभिन्न मुद्राओं से बनी थी। मूर्तियों के बालों में अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था कि मूर्ति के जो बाल थे उसमें अलंकरण हुआ था। गांधार शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। गुप्त कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, इस विषय में इतिहासकार का मतभेद है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं ब्राह्मण बताते हैं कि गुप्त कौन थे, ब्राह्मण थे। पंडित गौरी शंकर कहते हैं कि वे क्षत्रिय थे और अल्तेकर जैसे इतिहासकार जो है वो वैश्य मानते थे। बताओ यार, गुप्त पे भी इतना ज़्यादा ये लोग इतिहासकार जो होते हैं बहुत मतभेद करते हैं। कोई कुछ कह रहा है कि वो कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र ना बता दे। लोग उन्हें शूद्र तक कहने से नहीं चूकते थे। कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला गुप्त लोगों के विषय में पूर्ण जानकारी दे। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, उसका शासनकाल ये था, पर नहीं, गुप्त का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। ठीक है, वो जो प्रसिद्ध नेता था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, जो प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा कौन था। देखो आ गया ना, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का
प्रसिद्ध राजा था और उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करके सैन्य संगठन को सुदृढ़ कर विजय अभियान छेड़कर गुप्त संवत को प्रारंभ करके अपने प्रभाव एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपलब्धियां वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो समुद्रगुप्त का पुत्र था और उसने 380 ईस्वी से 410 ईस्वी तक शासन किया था। सबसे पहले उसने बंगाल पर अपनी विजय पताका फहराई और उसके पश्चात वल्किक जाति और अति गणराज्य पर विजय प्राप्त की। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं थी मालवा, काठियावाड़ और गुजरात यानी कि गुजरात। शकों को हराकर उसने विक्रमादित्य की पद्धति ज्योति धारण की थी। संस्कृति का महान कालिदास उसी के दरबार में रहता था। कालिदास जो था उसी के दरबार का था। शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध सुव्यवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन्निधाता शब्द का स्पष्ट कीजिए। मौर्य के समय में निर्धारण करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था और जबकि कर वसूली संग्रह करने वाले को जो कर वसूली करते थे उन्हीं को सन्निधाता कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों की राजधानियों के नाम लिखिए। उत्तरापंथ जो थी उसकी राजधानी तक्षशिला थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, दक्षिण पात की राजधानी स्वर्णगिरी और अति की राजधानी उज्जैनी और उज्जैन नगरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लर्न कर लीजिएगा मेरे लाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं। वही आ गई बात। इंडिका, अर्थशास्त्र, मुद्राक्ष और जैन साहित्य। अशोक मौर्य प्रशासन की जानकारी अत्यंत ही छोटे कोटि का था। राजा सर्वोपरि था। राजा का मंत्री अमात्य कहलाता था। शकों के कठोर दंड का प्रावधान था। समाज को भय मुक्त प्रशासन दिया। मौर्य शासकों द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन। कौटिल्य के कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों के वसूल किए गए, यानी कि वहां पर कौटिल्य ने कृषकों को शिल्पियों और व्यापारियों से वसूल किए बहुत से करों का उल्लेख किया कि हम सबसे कर लेते थे। संभवतः यहाँ पर क्या होता था कि जो कोषागार भंडारों में संरक्षण चीजें रखते थे और कर निर्धारण के लिए एक विशाल संगठन बनाया था कि सबको अलग अलग कर लेना था। भरण पोषण के लिए नाम मात्र ही चीजें बचती थी, बाकी सब उस कर को जनता की उसमें लगा दिया जाता था। जनता का जो भी कल्याणकारी कार्य होता था उसमें लगा दिया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भंडारघर होते थे और इसमें स्पष्ट होता था कि अनाज के रूप में वसूल किया जाता था। अकाल, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक विपदा का उन्हीं अन्न भंडारों के साथ स्थानीय लोगों को अन्न दिया जाता था। ओके, देन अशोक के अभिलेखों का संक्षेप का महत्व बताइए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, बाकी आप लिख सकते हो। वही मैगजनीत के बारे में है, जैन बुद्ध के बारे में है। धर्म प्रवर्तिका का अर्थ बताइए। धर्म फैलाने वाले अथवा धर्म का प्रचार करने वाले कौन थे? धर्म प्रवर्तिका थे। जैसे कि धर्म का प्रचार हुआ था, इस धर्म के प्रचार से अपना पराज जो था, धन मन तन लगा दिया, मतलब यही चीजें क्या है, इस चीज को फैलाने वाले जो लोग थे वो धर्म प्रवर्तिका माने जाते थे। मौर्योत्तर युग में भारत की किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था? रत्न, मोती, हाथी के दांत, इन सब चीजों का। मौर्य साम्राज्य का उदय कब और किसके द्वारा? इसमें एक पंप किसके द्वारा जोड़ा गया था? इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। मौर्य साम्राज्य का विस्तार पर विवेचन कीजिए। मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था वो कहाँ तक फैला हुआ था? क्वेश्चन बोला जाता है तक्षशिला, टोपरा, इंद्रप्रस्थ, कलिंग, उड़ीसा तक फैल गया था। सेल्यूकस का साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष क्या 2 परिणाम लिखे। सेल्यूकस का चंद्रगुप्त के साथ संघर्ष 305 ईसा पूर्व में हुआ जब उसने भारत पर आक्रमण किया। जब इस संघर्ष के 2 प्रमुख परिणाम अग्रहित हुए कि सेल्यूकस की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को वर्तमान हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान के 4 प्रांत सौंपने पड़े और चंद्रगुप्त ने उसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्य की 4 सफल विजय कौन सी थी? पंजाब की विजय थी, मगध की विजय थी, बंगाल की विजय थी, दक्षिण भारत पर विजय थी। और अशोक के अभिलेख किन भाषाओं व लिपियों में लिखे जाते थे? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी करोष्ठी में लिखे जाते थे, जिसका अध्ययन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अशोक के धर्म पर एक धर्म जो था वो क्या था? धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म में और इसमें कोई फर्क नहीं है वैसे तो, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। वैसे बौद्ध धर्म अशोक को व्यक्तिगत धर्म था, लेकिन उसने धर्म की चर्चा अभिलेखों में उसका सार्वजनिक धर्म था। इसके अनुसार उसने बहुत सारी चीज़ें, मोरलिटीज उसने दिखाई इसके अंदर। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में शक्तिशाली राज्य के रूप में विकास हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि उसमें खेती का विस्तार हुआ, लोहे की खदानें का, गज सेना का और आरंभिक बौद्ध अभिलेखों का, प्रारंभ में राजगाह वगैरह का। इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे साथ बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा अपनी हिस्ट्री। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।